आधा आधा ससुराल दूंगी। क्या बात है भैया, बड़े उखड़े उखड़े दिख रहे हो सवेरे सवेरे। अरे भैया, भाभी से मार खा कर आए हो क्या? हाँ भाई, एक बार शादी हो जाए फिर तो जीवन भर फटके ही खाना है। कभी बॉस फटके मारता है, कभी बीवी, और अगर इन दोनों से बच भी जाओ ना तो गरीबी जीने नहीं देती। अरे भैया, क्यों सुबह सुबह शायरी करने लगे हो? हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे यार छोटे, हाथ तंग चल रहा है और तेरी भाभी है कि जिद पर अड़ी हुई है कि नया फ्रिज खरीद लो। अब कैसे इसे समझाऊं कि नया फ्रिज खरीदने के लिए कम से कम 40-45 हज़ार रुपये चाहिए। हम नौकरी करने वाले आदमी अचानक से कहाँ लाए 40 हज़ार। बस इसी बात पर तेरी भाभी के साथ हर तीसरे दिन बहस हो जाती है। कहती है फ्रिज खराब है तो घर में नुकसान बढ़ रहा है, दूध आटा सब्जी सब खराब हो जाती है। अब तू ये बता, मैं नौकरी करूं या इनके आटे और दूध बचाने के तरीके ढूंढूं? अरे भैया, आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? देखा जाए तो भाभी की बात कुछ गलत तो है नहीं। अरे उन्हें कोई समस्या होगी तो आपसे ही तो कहेगी ना बेचारी। अब उनका फ्रिज खराब है तो बताओ किससे कहेंगी? और आप है कि अपने ऑफिस की टेंशन भी भाभी पर निकाल रहे हैं। अब जब बाहर का गुस्सा घर में निकालेंगे तो झगड़ा तो होगा ही। हाँ छोटे, शादी नहीं हुई ना इसलिए बड़ा ज्ञान दे रहे हो बेटा। तुम्हारी जब शादी हो जाएगी तब पूछेंगे। खैर जाने दे। अच्छा भैया सुनो, मेरे पास ना आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ऐसा करते हैं, आज ऑफिस से आने के बाद फ्रिज लेने चलते हैं। भाभी खुश हो जाएंगी तो घर में झगड़े बंद हो जाएंगे। अरे भाई, तुझे अभी बताया ना मैंने कि मेरी जेब में 40 हज़ार नहीं है। लड़ने दे तेरी भाभी को, मैं क्या उससे डरता हूँ? हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े सुरमा पहलवान हो। पैसों की चिंता मत करो, आधा आधा शेयर कर लेंगे। शाम को फ्रिज लेकर आते हैं। देवर की बात सुनकर भाभी रश्मि वहां आ जाती है। अरे नहीं नहीं देवर जी, माना कि फ्रिज के बिना दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको आधा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, हम परिवार वाले हो गए हैं, आप अभी कवारे हैं, आपसे आधा पैसे लेने का तो कोई तुक बनता ही नहीं। और मैं उन भाभीयों में से नहीं हूँ जो कुंवारे देवर की सारी सैलरी लूट खाए। कैसी बात करती हो भाभी? अब घर में फ्रिज आएगा तो उसका इस्तेमाल तो सभी लोग करेंगे ना, आप अकेले तो उसे रखेंगे नहीं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मैं आधा पैसा देकर आपके या भैया के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ? मोटी सी बात आप ये समझिए भाभी कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों की बराबर है। आधी जिम्मेदारी भैया की, आधी मेरी। इसलिए खर्चों में भी आधी शेयरिंग भैया की और आधी मेरी। ये बात आज ही तय हो गई और अब इस बारे में हम आगे से कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। घर के सारे खर्चे में 50% की भागीदारी आज से मेरी रहेगी। अरे बहुत ठीक ही तो कह रहा है छोटा भाई। घर की जिम्मेदारी हो या अधिकार, दोनों भाइयों का बराबर बराबर हिस्सा होता है। आज जिम्मेदारियां निभाएगा तभी तो कल को अधिकार जमाने का हक रखेगा। ये बात एकदम सही गई माँ। उसी दिन शाम को दोनों भाई जाकर बाजार से एक नया चमचमाता फ्रिज लेकर घर आ जाते हैं। नए फ्रिज को देखकर भाभी रश्मि की सूनी सी आंखों में बिल्कुल चमक आ गई थी। आधा आधा खर्च करने का ये फॉर्मूला बहुत जल्दी हिट हो जाता है और घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। अब घर का कोई भी खर्चा हो, उसका लोड किसी भी एक बंदे को नहीं लेना पड़ता था। कहते हैं ना, नदी का जल चाहे जितना शांत हो, नाव को सवारी में हिचकोले तो आती ही है। रश्मि के पति दिनेश और देवर नाहर के सफ़र में अब हिचकोलों का समय आ गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। छोटे भाई नाहर की शादी आशिता से होती है और नौकरी पेशा तेज तर्रार आशिता भी अब रश्मि की देवरानी बनकर उनके घर में पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, सुनो ये सब क्या है? अरे कल ही मैंने बिजली का बिल चेक किया। तुम्हें कुछ होश भी है कितना बिल आ रहा है मंथ का? तो अब इतने सारे लोग घर में रहेंगे, बिजली इस्तेमाल करेंगे, तो बिल भी तो देना ही पड़ेगा ना। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? और तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिजली का बिल मैं और भैया 50-50% शेयर करके देते हैं। जो भी बिल आएगा हम दोनों आधा आधा भर देंगे। क्या कहा तुमने? तुम 50% शेयर देते हो बिजली के बिल में? हाँ, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? हम एक कमरा यूज़ करते हैं, वो भी सिर्फ रात को। भाभी, उनके 2 बच्चे, मम्मी जी, पापा जी, आपकी प्यारी बहन, इतने सारे लोग मिलकर बाकी के 4 कमरे यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ से फेयर हुआ कि हम बिजली का बिल आधा भरे? अरे भाई, देखा जाए तो हम तो 10% ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इतने पढ़े लिखे हो लेकिन ज़रा सा भी कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते। क्या फ़ायदा इतनी बड़ी डिग्री का? देखो आशिता, ऐसी छोटी बातें करके ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, और ना मेरा। अब एक एक कमरे का हिसाब लगाकर बिजली का बिल भरा जाएगा क्या? सीधी सी बात है
ये घर मेरा और भैया दोनों का है, तो घर के खर्चों में हम आधी आधी शेयरिंग कर लेते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और सुनो, तुम ना इस मैटर से थोड़ा दूर ही रहो। जैसे इतने सालों से मैं और भैया मिलकर सब संभाल रहे हैं ना, आगे भी संभालेंगे। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने भाई पर। तुम्हारा ये घमंड तोड़ ना दिया तो कहना। आज के ज़माने में कौन से भाई भाभी किसी के सगे हुए हैं जो तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करेंगे। इन पतिदेव से कुछ नहीं होने वाला। अब लग रहा है सारा सिस्टम मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा, वरना ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे और उनके भैया भाभी इनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अरे ये ग्रोसरी का बिल देख रहे हो? महीने के 20,000 रुपये की ग्रोसरी आ रही है घर में, और हमारे श्रवण कुमार पतिदेव उसमें से आधा बिल फट से भर देते, बिना ये सोचे कि इतनी सारी ग्रोसरी में से हम यूज़ कितनी कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो पूरा दिन घर में रहते ही नहीं। सुबह के नाश्ते के बाद हम कौन सा घर में बैठकर चाय कॉफ़ी पीते हैं? न शाम का नाश्ता करते, न लंच करते। मैं तो कितनी बार टिफ़िन तक लेकर नहीं जाती, ऑफिस में ही खाना खाते हैं। बस एक वक्त का खाना खाते हैं हम घर में, और उसके लिए इतना लंबा चौड़ा ग्रोसरी का बिल। मुझे तो भाई ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें एक बात बताऊं, ये 50-50 और कुछ नहीं है। तुम्हारे भैया का बिछाया हुआ जाल है जिसमें तुम खुशी खुशी फंसे हुए हो, और तुम्हें एहसास तक नहीं है कि तुम्हें फंसाया गया है। देखो आशिता, फिर से शुरू मत हो जाओ। और मैं तुम्हारे इस बार बार के हिसाब जोड़ने वाली आदत से ना बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब तुम क्या चाहती हो कि आधा किलो दाल और 1 किलो आटे का हिसाब करूं मैं भैया के साथ, या बैठकर सबकी रोटियां गिनना शुरू कर दूं? या तुम ऐसा करो कि रोटी का रेट डिसाइड कर लो, जो जितनी रोटी खाएगा उतना बिल पे करेगा। और हाँ, एक और अच्छा सा आइडिया आया मुझे, इस घर को घर कहना छोड़ देते हैं, ढाबा बोलने लगते हैं। सब लोग खाने के बाद अपना अपना बिल चुका दिया करेंगे। क्यों, क्या कहते हो? देखो, मेरी बातों को गलत समझने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा समझदारी से काम लो। ऐसे गुस्से से सोचोगे तो ठग जाओगे उम्र भर। आशिता हर छोटी बड़ी बात पर पति को रोकने टोकने लगी थी। वैसे तो शुरुआत में उसका पति उसकी बातों का पूरा विरोध कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, पत्थर पर भी रोज रगड़ पड़ती है तो वो भी कटने लगता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनाहर के मन में भी ये सारी बातें घर करने लगी थी। ये देखो, दिन में 3-3 ग्लास दूध इनके बच्चे पीते, और दूध का बिल हो या घर का बाकी सामान, बिल हमारे माथे लग जाता है। हम बस एक वक्त का खाना खाते हैं और बिल सबसे ज्यादा हम भरते हैं। अरे भाई, दूसरों के खर्चे का खामियाजा हम क्यों भुगते भला? दिन रात ऑफिस में खटकर मेहनत करने के बाद पैसे कमाते हैं, मुफ्त में तो उड़ाने नहीं दूंगी मैं अपना पैसा। लगता है घर में ऐसे कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। कम सुनने वालों के कान में धमाका ना किया तो ये लोग ऐसे ही बहरे होने का नाटक करते रहेंगे। माँ जी देखिए, घर में इतना खर्चा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम 2 लोग मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता ही नहीं। 2 जनों के कमाने के बाद भी हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। बेटा, अभी तुम्हें शादी किए दिन ही कितने हुए हैं? बचत करने और जोड़ने में थोड़ा समय लगता है। इतनी उतावली मत हो, समय आने पर सब हो जाता है। और परेशान क्यों होती हो? तुम अकेली नहीं हो। कल को भगवान न करे कोई ज़रूरत आन पड़ी तो दिनेश है ना, सब संभाल लेगा। सास की बात सुनकर छोटी बहू मुंह टेढ़ा करके वहां से निकल जाती है। कुछ दिन बाद, अरे बेटा आशिता, छोटा ऑफिस के लिए निकल गया क्या? हाँ मम्मी जी, वो तो थोड़ी देर पहले ही निकल गया। आजकल बहुत जल्दी ही निकल जाता है, रात में भी लेट आता है, उससे बात ही नहीं हो पा रही। वो क्या है ना बेटा, बिजली का बिल काफ़ी आया हुआ है, इसलिए उससे बात करनी थी कि थोड़े पैसे दे दे, तो मैं कुछ पैसे रश्मि से लेकर बिजली का बिल भरवा देती। आप ही देख लीजिए माँ जी, सुबह सबसे पहले ऑफिस के लिए निकलते हैं वो, और रात में भी सबसे बाद में घर में घुसते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी उस मेहनत की किसी को कोई कदर नहीं है। अरे पैसा कोई ऐसे ही नहीं कमाया जाता, बहुत मेहनत लगती है उसे कमाने में। अरे बहू, ऐसी बात क्यों कर रही है? अरे किसे तेरे पति की मेहनत की कदर नहीं है? भाई, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि वो मेहनत नहीं करता। अगर आपको कदर होती ना मम्मी जी, तो ये बिजली का बिल भरने के लिए आप उनका इंतज़ार ना करती। अरे आप खुद ही सोच कर देखिए ना, घर में 3-3 एसी लगे हुए हैं। पूरा दिन आप लोग एसी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मिक्सी, गीज़र, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। भाभी के दोनों बच्चे पूरा पूरा दिन टीवी देखते हैं। आपके कमरे में टीवी पर भी हर समय भजन कीर्तन चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं घर में नहीं रहती तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पूरा दिन आप लोग क्या करते हैं। अच्छा, अब तू ऐसे पाई पाई का हिसाब लगाएगी क्या? जब तू नहीं आई थी ना इस घर में, तब भी ये घर ऐसे ही चल रहा था। हमेशा से दोनों भाई खर्चा आधा आधा करते आए हैं।
अब तू आ गई है तो तेरी कमाई से तो घर की आमदनी बढ़ी ही है, तब भी तू पैसों के लिए रो रही है। नाहर ने तो ऐसा कभी नहीं बताया कि उसे पैसों की कोई दिक्कत है। वो तो खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी निभाता है। अरे मम्मी जी, पैसों की दिक्कत होगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या? इंसान इतनी मेहनत से कमाता है तो 4 पैसे बचाने के लिए कमाता है, ना कि सारा पैसा उड़ाने के लिए। सीधी सी बात यह है कि आप हमारा शेयर डिसाइड करिए। 50% पैसा तो मैं अब उन्हें देने नहीं दूंगी, क्योंकि हम तो 2 लोग हैं और भैया भाभी के 2 बच्चे। जब परिवारों में इतनी असमानता है तो खर्च एक बराबर क्यों? अच्छा, तो तुम 2 जने हो इसलिए तुम अपने पति पत्नी का खर्चा ही उठाओगे और उसके बाद बड़ा भी अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च उठाएगा। तब इस हिसाब से तुम्हारे बाबूजी और मुझको तो गुरुद्वारा चले जाना चाहिए, क्योंकि बेटा हम तो तुम दोनों में से किसी के परिवार का हिस्सा नहीं है। हमारा खर्चा भाई तुम क्यों उठाओगे भला? छोटी बहू, तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू बनाते समय हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी छोटी और ओछी बात करोगी। अरे परिवार परिवार होता है, उसमें इस तरह से मनों में खटास डालना और भेदभाव पैदा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और अगर तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी भाभी ऐसा करने लगे तो कैसा लगेगा तुम्हें? मेरे मायके की तो आप बात ही ना करें तो बेहतर होगा मम्मी जी। मेरे मायके में इस तरह अंधा कानून नहीं चला करता। वहां किसी के ऊपर जोर नहीं है कि वो आधा खर्चा उठाए। मेरे पापा पूरे घर का खर्च खुद ही देखते हैं। छोटी बहू की बात सुनकर सास के दिल को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन इस तरह से बैठकर आंसू बहाने वालों में से वो नहीं थी। यही समय है कि बच्चों को सही और गलत का अंतर समझाया जाए। छोटी बहू अपने रास्ते से भटक रही है और अब मुझे उसे सही रास्ते पर लेकर आना ही है। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो जरा सी मुसीबत आने पर रोने धोने बैठ जाती है। इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद, नाहर, आशिता बेटा, आज मुझे तुम लोगों से कुछ खास बात करनी है। रश्मि बहू, तुम भी आओ। देखो भाई, बात तो छोटी बहू की ठीक ही है कि अब ये 2 लोग हैं और इनको भी घर में आधा खर्च देना पड़ता है, जो कि कायदे से बहुत ही गलत है। देखो, पूरा दिन बेचारे ऑफिस में रहते हैं, रात में आकर मेहमानों की तरह बस कमरे में सोते भर है। अब सिर्फ रात बिताने के लिए इनको घर में इतना भारी खर्च करना पड़ रहा है। ये तो गलत बात हुई ना। छोटी बहू, अब से तुम सिर्फ 1/3 खर्चा दिया करो। अब तो खुश हो ना? हाँ मम्मी जी, 1/3 ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ पे। चलो, खर्च का फैसला हो गया। अब मुझे एक और ज़रूरी बात करनी है। देखो बेटा, अब हमारी उम्र हो गई है। मैं और तुम्हारे बाबूजी का क्या पता कब ईश्वर के यहाँ से बुलावा आ जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे जाने के बाद तुम दोनों भाई मकान के हिस्से के लिए आपस में झगड़ा करो। इसलिए अपने जीते जी हम दोनों ने मकान का बंटवारा करने के बारे में सोच लिया है। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? बंटवारा? अरे ये सब आखिर किस लिए? सब कुछ अच्छे से तो चल रहा है। नहीं बहू, घर में सबकी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी तय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो घर के 4 कमरों में से 3 कमरे रश्मि बहू को मिलेंगे। और बेटा, ये जो कमरा है ना जिसमें आशिता और नाहर रात में आकर सोते हैं, ये कमरा इनके पास ही रहेगा। रश्मि बहू, तीनों कमरों के बाहर लॉबी, आंगन, यहाँ तक कि छत, सब कुछ तुम्हारे पास है। तो अपने हिसाब से जैसे मन करे इसका इस्तेमाल कर। ये कैसा बंटवारा है? हमें अब सिर्फ 1 कमरा दे रही है, वो भी घर में सबसे कोने वाला, और बाकी का इतना बड़ा घर जेठानी जी को। तो बेटा, इतने बड़े मकान का करना भी क्या है तुम्हें? दिन भर तो तुम घर से बाहर रहते हो, बस रात में आकर चादर तान के सोना ही तो होता है। उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा है तो सही। तुमसे तुम्हारा कमरा तो मैंने नहीं छीना। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आगे चलता रहेगा। बड़ी के 2 बच्चे हैं, हम लोग भी बड़ी के साथ ही रहते हैं। नीतू है, हमें भी तो घर में कमरों की ज़रूरत है कि नहीं? इसलिए बाकी का घर तो बड़ी के पास ही रहेगा। और तुम तो दिन में ना घर में खाना खाती हो ना बनाती हो, तो भाई हमें तो अपना इंतज़ाम बड़ी के साथ ही करना पड़ेगा ना। आज तक मैंने तो कभी किसी घर में ऐसा बंटवारा होते नहीं देखा। जब 2 भाई है, दोनों को आधा आधा मिलना चाहिए ना। ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने नौकरों की तरह हमें 1 कमरा दे दिया और बाकी का इतना बड़ा घर जेठ जी और जेठानी जी को दे दिया। आप चाहे जो भी कहे माँ जी, मुझे आपका ये बंटवारा मंजूर नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है तो कह रही है आशिता। माँ, आप क्या हमें एकदम बेवकूफ़ समझती हैं कि सिर्फ 1 कमरा लेकर मैं खुश हो जाऊंगा और आपकी ये बेतुकी सी बात मान लूंगा?
हमें सिर्फ आकर रात को सोना होता है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही कमरे की ज़रूरत है। अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारा परिवार होगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो तुम्हें इस बात का एहसास है कि आज नहीं तो कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, वो भी घर में खेलेंगे, कूदेंगे, टीवी देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, है कि नहीं? तो बेटा, बड़े के बच्चों से, उनके खाने पीने से, खेलने कूदने से फिर तुम्हें समस्या क्यों होती है? मिलजुल कर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने से परिवार चला करते हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों पर अपना पराया करोगे तो फिर बात कैसे बनेगी? जो घर की जिम्मेदारियां आधी आधी बांटेगा, उसे ही तो घर का हिस्सा भी आधा मिलेगा ना। जब जिम्मेदारियों में तुम्हारा हिस्सा 25% है तो बंटवारे में तुम्हें 50% कैसे मिल सकता है? अगर मैं तुम्हें आधा हिस्सा देती हूँ तब ये तो नाइंसाफी हुई ना बेटा। अब नाहर को माँ की कही बात समझ में आने लगी थी। आशिता की बातों में आकर उसने कितनी बेतुकी बात को समर्थन दिया था। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ जी। आपकी वसीयत के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं वहां भी जाऊंगी। आशिता बेटा, आज तक तुम बोलती रही और हम सुनते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि घर की शांति भंग हो। लेकिन अब अगर तुमने पुलिस और कोर्ट कचहरी की धमकी दे ही दी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मकान मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। इसका इकलौता वारिस मैं हूँ। अपने जीते जी ये प्रॉपर्टी मैं चाहे जिसे दूं, इसमें तुम्हारी कोई दावेदारी नहीं है। हाँ, मेरे मरने के बाद ज़रूर तुम इस प्रॉपर्टी में अपना क्लेम कर सकती हो, लेकिन ये नौबत मैं आने नहीं दूंगा। तुम्हारे इरादे में बहुत अच्छी तरह भाप चुका हूँ, इसलिए तुम्हें उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना तुम्हारी सास ने बताया। हाँ, अगर तुम्हें ज़्यादा एतराज़ है तो मैं वो भी बड़े को ही दे देता हूँ। ससुर की बातों का आशिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसे आज अपनी करनी का फल मिल गया था। बात को आगे बढ़ाए बिना वो चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती है और फिर जीवन भर अपने किए पर मलाल करती रहती है।